नमस्कार, वेलकम टू कैंप शिक्षा। आई एम गोइंग टू टेक सम थ्योरी क्लास। एक्चुअली ये है क्या थ्योरी क्लास क्या है एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्क है। आपका लैब मैनुअल है ये एनसीईआरटी के थ्रू जो पब्लिश होता है। तो ये आपने देखा होगा जेईई मेंस, जेईई एडवांस खासतौर पे जेईई मेंस के अंदर इसका बड़ा फ्रीक्वेंटली इसके क्वेश्चन्स आते हैं। तो बस मैंने यही सोचा कि थोड़ा-सा अब लास्ट डेज़ बचे हैं, चलो लास्ट डेज़ में मैं आपको थोड़ा-सा लैब मैनुअल्स को गो थ्रू करा दूँ एक बार सो दैट कि यू विल बी एबल टू नो कि किस तरह के क्वेश्चन्स वहाँ से पूछे जाते हैं और कुछ ऐसी हिडन रिएक्शंस भी हैं जो नॉर्मल थ्योरी में हम लोग नहीं उठाते हैं, बट वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है? तो बहुत-बहुत ध्यान से इस बात को पकड़ना क्योंकि मैं गारंटी कह दे के आपको ये बात कह सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका जेईई मेन्स के अंदर एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं आता है। और जो एनसीईआरटी से बाहर आता है थोड़ा बहुत जो आपको लगता भी है कभी-कभी, वो फिर ऐसी चीज़ों में छुपा होता है जैसे कि ये लैब मैनुअल है। तो इस लैब मैनुअल में ऐसे कुछ क्वेश्चन्स छुपे हुए होंगे जो आपको कभी-कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स करते वक़्त लगता है कि अरे! ये कहाँ से पूछ लिया? तो जब आप ये लैब मैनुअल पढ़ोगे तो आपको दिखेगा अरे! ये सारी बातें जो हमें कभी-कभी अटपटी लगती थी, इधर-उधर से लगती थी कि ये कहाँ से पूछ लिया, वो एक्चुअली में लैब मैनुअल से पूछा हुआ है। तो ऐसा बहुत सारा कंटेंट है। मैं चाहूँ तो आपको इसकी बारीकियत में बहुत कुछ दिखा दूँ अगर एक-एक करके सारे सेंटेंस को पढ़ना शुरू करूँ, छोटी-छोटी बातें बड़े अच्छे से लिखी हुई हैं। ऑल्दो कुछ छोटी-मोटी मेरे को मिस्टेक भी दिखती हैं बट कोई बात नहीं। देखते हैं चलो मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ एक बार। तो अल्टीमेटली जो यूनिट 8 मैंने सबसे पहला यूनिट स्टार्ट किया है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट हैं। जो भी फंक्शनल ग्रुप है, चाहे इधर आपका यू कैन से अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों, उसके डेरिवेटिव्स हो, फॉर एग्जांपल एस्टर हो, है ना? तो उनके उनके एक तरह से देखा जाए तो उन सभी के आपको टेस्ट यहाँ पे दे रखे हैं। इवन अगर कोशिश करूँगा अगर मैं इसी वीडियो में कवर अप कर पाया तो अदरवाइज़ वो दूसरी वीडियो बना देंगे उसकी। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, ठीक है ना? अमीनो एसिड्स हैं। इनके कुछ टेस्ट भी आपको इसमें दे रखे हैं, ठीक है? उनको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहाँ पे शुरुआत होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है हाइड्रोकार्बन से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से। तो होता क्या है ना आपको लैब में ये चेक करना पड़ता है, दिस इज़ कॉल्ड एज़ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कि अगर आपको कोई अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है और उसमें आपका टास्क ये रहता है, आपको टीचर पूछती है कि भई इसमें चेक करो इसके अंदर कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड मौजूद भी है कि नहीं। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये सिंपल सी एक रिएक्शन करानी होती है, जो आपको यहाँ दिख रही है कि डबल बॉन्ड पे जब आप ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हो, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। जब आप Br2 का अटैक कराते हो, तो ऐसा करने से 1 Br यहाँ और 1 Br यहाँ ऐड हो जाता है। दिस इज़ सिंपल एडिशन रिएक्शन। तो जब ये रिएक्शन होती है, तो उसमें टिपिकली जो ब्रोमीन का कलर होता है, वो डीकलराइज़ हो जाता है। तो इट मीन्स कि ये रिएक्शन करने के दौरान अगर ब्रोमीन का कलर डीकलराइज़ हो जाए, तो इसका मतलब कि समझ जाना कि हमारे जो मॉलिक्यूल था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, उसके अंदर अनसैचुरेशन था, मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद था। ठीक है? ये बेसिक सी रिएक्शन वैसे आपने चैप्टर पढ़ते वक़्त भी पढ़ी होगी कि अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड है, उस पे अगर आपने Br2 का अटैक कराया और Br2 का अटैक भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में कराते हैं, जनरली CCl4 में हम लोग इसका अटैक कराते हैं। ठीक है? या फिर CS2 की प्रेज़ेंस में हम इसका रिएक्शन कराते हैं। अगर आपके पास कोई सॉल्वेंट ना पड़ा हो नॉन पोलर सॉल्वेंट तो हम क्लोरोफॉर्म टाइप सॉल्वेंट भी यूज़ कर लेते हैं। अगर बहुत ही गरीब लैब है, कुछ भी नहीं है तो हम पानी भी यूज़ कर लेते हैं। ख़ैर पानी से रिएक्शन तो बदल जाएगी बट फिर भी डीकलराइज़ेशन ऑफ ब्रोमीन तो होगा, पानी की प्रेज़ेंस में भी होगा, ठीक है? बट हाँ, वो ऑल्दो कुछ रिएक्शन कुछ और होगी, प्रोडक्ट कुछ और होगा, वो अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए तो अगर आप नॉर्मल ऐसे कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लेके चलते हो और ये रिएक्शन कराते हो तो सिंपली बस आपके पास 2 Br जुड़ जाते हैं। 1 Br आपका यहाँ पे आके जुड़ जाता है, 1 Br यहाँ पे आके जुड़ जाता है। इस रिएक्शन की ख़ासियत ये भी है कि ये रिएक्शन एक एंटी एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पे जुड़ने वाली दोनों चीज़ें एंटी फॉर्म में जुड़ती हैं। ठीक है? तो बस अगर समराइज़ करूँ तो क्या है, ये है कि अगर ब्रोमीन का कलर डीकलराइज़ हो जाए, ब्रोमीन का एक कुछ डार्क ऑरेंज सा, कुछ ब्राउनिश सा कलर होता है, वो अगर आपका डीकलराइज़ हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है मॉलिक्यूल के अंदर। सिमिलरली एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं बेयर्स टेस्ट। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड एज़ बेयर टेस्ट। ठीक है? बेयर टेस्ट में क्या है, बेयर टेस्ट सिमिलर टाइप की रिएक्शन है जब आपको किसी डबल बॉन्ड पे थोड़ा कमज़ोर KMnO4 डालते हो। कमज़ोर KMnO4 से कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं KMnO4 ही लिख देता हूँ। कमज़ोर केएमएनओ4 का कहने का मतलब है या तो डाइल्यूट केएमएनओ4 लिखा हो या फिर कोल्ड केएमएनओ4 लिखा हो। जब हमें थोड़ा ताकतवर केएमएनओ4 डालना होता है तो उस वक़्त मैं बोलता हूँ हॉट है या कंसंट्रेटेड केएमएनओ4। हॉट कंसंट्रेटेड केएमएनओ4 तो क्या करता है बीच में से उसको तोड़ ही देता है और ये 2 फ्रैगमेंट बन जाते हैं। ये फ्रैगमेंट अलग चला जाता है, ये फ्रैगमेंट अलग चला जाता है। लेकिन फिलहाल अगर आप डाइल्यूट कोल्ड केएमएनओ4 लेके चलते हो, कोल्ड डाइल्यूट केएमएनओ4 तो ऐसे केस में एक्वस मीडियम में
ये बीच में से पूरी तरह से नहीं टूटता, बस इसका ये पाई बॉन्ड टूटता है और उस पाई बॉन्ड को टूटने के बाद इस पे 2 ओएच लग जाएँगे। एक ओएच यहाँ लग जाएगा, एक ओएच यहाँ लग जाएगा। वैसे थोड़ी-सी मिस्टेक करी हुई है, मेरे हिसाब से ये गड़बड़ ही है, जहाँ तक मेरे को पता है भई, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं तो समझता हूँ ये गलत ही लिखा है। बाकी देख लेना, एनसीईआरटी वैसे ज़्यादा मिस्टेक करता नहीं है, बट फिर भी मेरे हिसाब से ये गलत है। ये तो ऐसा कुछ होना चाहिए CH2 और 2 OH यहाँ होने चाहिए। 1 OH यहाँ, 1 OH यहाँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन की ख़ासियत ये है कि जुड़ने वाले दोनों OH आपके सेम साइड से जुड़ते हैं। तो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ सिन एडिशन रिएक्शन। दोनों OH सेम साइड से जुड़ेंगे, जबकि यहाँ पे कुछ अपोज़िट साइड से दे रखे हैं। ख़ैर फ़िलहाल इस बात पे नहीं भी चलते हैं, हम तो अपने टेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर टेस्ट पे स्टिक रहें, टेस्ट की थ्योरी को समझने की कोशिश करें, तो वो तो नॉर्मल थ्योरी है, वो तो ये कह रहा है कि भई आपके पास, अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, कोल्ड डिल्यूट KMnO4 की रिएक्शन कराओगे, तो 2 OH जाके जुड़ जाएँगे और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि आपका जो पर्पल कलर या वॉयलेट कलर ऑफ KMnO4 हो, डीकलराइज़ कर जाता है। मतलब पर्पल कलर या फिर यू कैन से वॉयलेट कलर ऑफ KMnO4, जो इंटेंस सा कलर होता है ना, वो कलर डीकलराइज़ कर जाएगा। तो समराइज़ क्या करा? समराइज़ ये करा कि अगर ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज़ कर रहा है या KMnO4 को डीकलराइज़ कर रहा है, इसका मतलब कि आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो ये दोनों के दोनों क्या हुए? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। यहाँ आपका पहले चैप्टर का मतलब हाइड्रोकार्बन का जो टेस्ट होते हैं, वो आपको नज़र आते हैं। बाकी थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको इसी लैब मैनुअल के अंदर प्रोसीजर दिखेगा कि बाकायदे ये रिएक्शन कराते कैसे, लैब में कराने के लिए किसमें क्या डालना चाहिए, कितने ग्राम क्या चीज़ लूँ। तो अगर ये लैब में, अगर आपके पास लैब अवेलेबल है, आपके स्कूल में लैब अवेलेबल है और आप ये परफॉर्म करना चाहते हो, तो आप अपने टीचर के प्रेज़ेंस में इसको आप परफॉर्म कर सकते हो। बड़ी आसानी से रिएक्शंस हो जाते हैं। एक बेयस टेस्ट है। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, ये बात मैं अभी थोड़ा पहले मैं भी कह रहा था, मैंने बोला था कि अगर CCl4 आपके लैब में मौजूद नहीं है, तो आप क्लोरोफॉर्म यूज़ कर सकते हो। इवन आप पानी भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो पानी की प्रेज़ेंस में क्या है, रिएक्शन अलग होगी, प्रोडक्ट अलग आएगा, बट ऑब्ज़र्वेशन तो फिर भी होगा कि डीकलराइज़्ड ब्रोमीन वाटर तो फिर भी नज़र आएगा आपको। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्या नज़र आता है, दैट इज़ टेस्ट फॉर अल्कोहल। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट फॉर अल्कोहल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो नॉर्मल जो थ्योरी बुक्स होती हैं जनरली, उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा हुआ होता है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में आपका सिरिक अमोनियम नाइट्रेट है। तो अगर आप किसी अल्कोहल के अंदर सिरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल देते हो, तो ऐसे में वो अल्कोहल क्या कर लेता है, रेड कलरेशन देता है। ठीक है ना? तो ये सिरिक अमोनियम नाइट्रेट का जो ये लिखा हुआ है ना, टिपिकली ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स आपको या आज के बाद याद रखना पड़ेगा। अभी तक तो ख़ैर जेईई ने नहीं पूछा है, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आने वाले 1 आध साल में शायद जेईई इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी सवाल बना सकता है कि क्या बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो सीरियम, ये जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का जो सीरियम है, ये कितनी चीज़ों से जाके जुड़ता है। तो एक्चुअली में स्टार्टिंग में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में आपके पास सीरियम है, तो ये क्या होगा ना, ये 6 एनओ से जुड़ा हुआ है, बट हर एनओ 2-2 बॉन्ड बनाया हुआ है। कुछ ऐसा-सा है। हर एनओ 2-2 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो इसके 12 बॉन्ड बने हुए हैं। ऐसा करके इसके 12 बॉन्ड बना रखे हैं इसने। 12 बॉन्ड बना के ये कौन-सा स्ट्रक्चर लेता है, इसको बोलते हैं आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर। तो ये आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है? बट फिलहाल आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर बनाएगा, बट अभी अभी के लिए याद रखने वाली बात तो ये है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 12 है। एक तो ये याद रखना, आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर ये याद रखना। इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा-सा याद कर लो। शायद मेरे को ऐसा लगता है इन फ्यूचर 1-2 साल में वो पक्का इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन देगा जेईई वाला, कि आपसे या तो स्टार्टिंग रिएक्टेंट सिरिक अमोनियम नाइट्रेट का पूछ लेगा, या फिर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेगा, या हो सकता है कि वो आपसे फाइनल प्रोडक्ट पूछ ले कि रेड कलर का कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली होता क्या है ना, ये जो आपके पास नाइट्रेट है, यहाँ के 6 नाइट्रेट है। 6 नाइट्रेट में से आप कह सकते हो 2 नाइट्रेट को हटा के उसके रिप्लेसमेंट में आप ऐसा कहो कि 3 आरओएच, मतलब 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जाके उससे जुड़ जाते हैं। तो फाइनली आपको ये रेड कलर कॉम्प्लेक्स भी याद होना चाहिए और आपको ये कलर भी पता होना चाहिए कि कलर किस प्रकार का कलर दिखता है, रेड कलर आपको नज़र आता है। ओके, देन द नेक्स्ट टेस्ट इज़ आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट की अगर बात करें तो ध्यान से मेरी बात को समझना। होता क्या है, अगर आपको आइडोफॉर्म टेस्ट कराना है, ठीक है? तो ऐसा होगा कि कोई भी ऐसा यू कैन से कोई भी ऐसा अल्कोहल जिसके पास एक CH3 हो, जिसके पास आपके पास एक OH हो और एक H हो। मतलब एक ऐसा कार्बन होना चाहिए अल्कोहल का, जिस कार्बन पे OH, H और CH3 ये फ्रैगमेंट आपको दिखना ही चाहिए। बाकी चौथी पोज़ीशन पे आपके पास चाहे बेशक हाइड्रोजन लगा हो या फिर कोई कार्बन चेन लगा हो, वो भी चलेगा। लेकिन अगर इतना फ्रैगमेंट है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉज़िटिव आएगा। मतलब ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे NaOH
और I2 का मिक्सचर ले लेते हो। कुछ लोग NaOH और I2 को ऐसे भी लिख देते हैं NaOI, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या होता है ना, ऐसे केस में ये होता है शॉर्टकट में बोलूँ तो यहाँ से इसको तोड़ देना, तोड़ के ये वाले फ्रैगमेंट को बना देना आइडोफॉर्म CH3 और दूसरे वाले फ्रैगमेंट से बना देना एसिड। लेट्स से ये अगर R था तो ये बन जाएगा क्या RCOOH, ठीक है? मोर एप्रोप्रिएटली ये बनेगा RCO माइनस क्योंकि बेसिक मीडियम है ना, बेसिक मीडियम में आप ऐसा कहो कि अगर RCOH बनता भी होगा तो NaOH उसका एसिडिक हाइड्रोजन उठा के ले जाता होगा, RCO माइनस बन जाता होगा। तो फाइनली आपके पास CH3 बन जाता है जिसके आपके पास येलो प्रेसपिरेट, येलो पीपीटी बन जाते हैं। तो दिस गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आपको ये बात रटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि किस तरह का अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जो कि आपने देखा हो बड़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन बड़े बार पूछता है कि इनमें से कौन-कौन अल्कोहल है जो का आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन-कौन कीटोन है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ तो टिपिकली आपके पास ऐसा अल्कोहल होना चाहिए जिस पे एक OH हो, एक CH3 हो, एक H हो और चौथी पोज़ीशन पे ईदर कोई आपके पास हाइड्रोजन या फिर चौथी पोज़ीशन पे यू कैन से कोई कार्बन चेन लगी हो। तो ऐसे अल्कोहल्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, साथ के साथ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट और कौन देते हैं? कोई भी कीटोन या एल्डिहाइड जिसके पास CH3 C डबल बॉन्ड मौजूद हो। मतलब ये फ्रैगमेंट अगर आपके पास होगा, तो कोई भी कीटोन या कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास ये फ्रैगमेंट मौजूद होगा, वो एक्चुअल में आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ओके, सो नेक्स्ट टेस्ट इज ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट की अगर बात करें, दिस इज द ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट की अगर बात करें तो आपसे कहता है क्या है कि ये किस चीज़ का टेस्ट है? ये टेस्ट है कि अगर आप डिग्री ऑफ अल्कोहल को चेक करना चाहते हो, मतलब आपके पास कोई अल्कोहल है, अल्कोहल आपके पास कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि आपके पास हो CH3 और यू कैन से CH2OH, ये, ठीक है? एक हो सकता है कि आप कहो कि CH3 CH3 एंड यहाँ पे लेट्स से H और यहाँ पे OH और एक तीसरा हो सकता है कि CH3 CH3 और यहाँ पे CH3 और ये OH। तो अगर इन तीनों को आप फ़ोकस करोगे तो आप इसको क्या कहोगे? ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ये है क्या? ये है 2 डिग्री अल्कोहल। ये है 3 डिग्री अल्कोहल। अब डिग्री कैसे पता चलती है? डिग्री ऐसे पता चलती है जो कार्बन है ना, ये फर्दर कितने मतलब OH वाला जो कार्बन है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे OH वाला कार्बन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरफ से कार्बन चेन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे OH वाला कार्बन 2 तरफ से कार्बन चेन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे OH वाला कार्बन आपका 3 तरफ से कार्बन चेन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। तो जब आप ल्यूकास टेस्ट करते हो ना, तो ल्यूकास टेस्ट करने में ऐसा होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल में जैसे ही आप ल्यूकास रिएजेंट डालोगे, ल्यूकास रिएजेंट कौन है? ज़िंक क्लोराइड और यू कैन से एसिडिक मीडियम में HCl और ले सकते हो उसमें। तो ज़िंक क्लोराइड अगर आप लेके चलते हो ZnCl2HCl, तो ऐसे केस में टिपिकली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर आप लेके चलोगे, तो आपको इमीडिएट टर्बिडिटी दिखेगी। यू कैन से इमीडिएट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी और यू कैन से व्हाइट पीपीटी कह लो, अगर टर्बिडिटी नहीं समझते हो तो आप पीपीटी भी बोल सकते हो। इमीडिएट टर्बिडिटी, ठीक है? तो अगर आपके पास इमीडिएट टर्बिडिटी आती है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल है। आपके पास अगर ज़िंक ZnCl2 डाल के अगर HCl डाल के अगर आपके पास कुछ 5-10 मिनट वेट करने के बाद आफ्टर 5-10 मिनट्स अगर आपके पास टर्बिडिटी आती है तो 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हो और ZnCl2 HCl डालते हो तो ऐसे में नो टर्बिडिटी, कोई टर्बिडिटी नज़र नहीं आती है, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे तो नहीं दिखती है। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हो नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। अगर आप थोड़ा हाई टेम्परेचर करो, ड्रास्टिक कंडीशन लेके जाओ, तो शायद फिर 1 डिग्री वाला भी रिएक्ट कर जाएगा। तो इसमें ये सारी वही कहानी लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी-अभी समझाई। ठीक है ना? तो 3 डिग्री वाला इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, 2 डिग्री वाला 5-10 मिनट बाद टर्बिडिटी देगा और 1 डिग्री वाला आपका टर्बिडिटी देता ही नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज टेस्ट फॉर फिनॉल। अगर आपके पास फिनॉल है, फिनॉल समझते हो, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, उसका टेस्ट अगर आपको लैब में करना है तो ऐसा क्या टेस्ट करूं जिससे आपको पता लग जाए कि भाई आपके पास फिनॉल प्रेजेंट है, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए कहता है कि पहले कुछ कुछ बातें जो यहाँ लिखी हैं उनको जरा हाईलाइट कर लें। इंपॉर्टेंट बातें जो लिखी है, कह रहा फिनॉल इज वीकली एसिडिक, देयरफॉर दे आर सॉल्युबल इन NaOH। तो पहली बात तो यही कहता है कि अगर मैं इसको NaOH से ट्रीट करता हूँ, तो NaOH से ट्रीट करने पे ये ONa बना लेता है और ये NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। तो सिंपली बस एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, क्वाइट एसिडिक होता है और ये बेस है, एसिड और बेस ने आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना लिया।
ये रिएक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है आपको ये। तो एसिड प्लस बेस विल सॉल्ट एंड वाटर वो वाली रिएक्शन हो रही है। इसको हम कह सकते हैं कि हमने NaOH में फिनॉल को डिसॉल्व करके चेक कर लिया। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है? बट द सेम टाइम दे आर नॉट सफिशिएंटली एसिडिक टू बी सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना? सुनना, तो क्या कह रहा है, अगर आप इसकी रिएक्शन किससे NaHCO3 से सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हो, तो ऐसे में ये रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पे बता दूँ तो ये है कि अगर आपका फिनॉल तो बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो ना, लेट्स से NO2 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 डाल दूँ। जैसे कि अगर आपके पास OH है और आपने यहाँ पे 3-3 NO2 जोड़ दिए, ऐसा NO2 NO2 और NO2। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, तो ऐसा करने पे आपके पास फाइनली जब ये NaOH से सॉरी बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन हो जाती है। इनफैक्ट ये रिएक्शन होने पे यहाँ से CO2 भी इवॉल्व होता है, जिससे आपको ब्रिस्क एफर्वेसेंस नज़र आते हैं। तो अगर ब्रिस्क एफर्वेसेंस नज़र आते हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन पॉज़िटिव हो रही है। और इसी वजह से क्योंकि 3-3 NO2 लगने की वजह से ये OH आपका ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, फिर से बोलता हूँ मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि नॉर्मल फिनॉल आपका बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं दे पा रहा था। क्यों? क्योंकि OH जो थोड़ा बहुत एसिडिक होता भी है, वो थोड़ा बहुत ही एसिडिक होता है, बहुत स्ट्रांगली एसिडिक नहीं होता है। तो ऐसा वीक बेस इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप 3-3 NO2 ग्रुप लगाए हो, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने से एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस OH की एसिडिटी इंक्रीज़ कर जाती है। अब ये बाइकार्बोनेट टेस्ट देने लगता है। तो जब बाइकार्बोनेट टेस्ट देने लगता है, तो यहाँ पे CO2 इवॉल्व होता है और वो जो CO2 इवॉल्व होता है, उसको बोलते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस नज़र आया, आपको टेस्ट ट्यूब में से कुछ फिज़ निकलता हुआ दिखा, झाग निकलता हुआ दिखा। तो वो आप कह सकते हो कि वो टेस्ट फॉर दिस एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, अच्छा आगे सुनते हैं। कह रहा है फिनॉल गिव्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। ये सही बात है। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन देखो, फिनॉल की रिएक्शन अगर आप न्यूट्रल FeCl3 से करते हो, तो वॉयलेट कलरेशन आता है। ठीक है, तो वॉयलेट कलरेशन किस चीज़ का आता है? ये भी एक जेईई मेंस वालों ने पूछा हुआ है एक बार, तो इस बात को ध्यान रखना किस चीज़ का वॉयलेट कलरेशन है। ये जो फिनॉक्साइड आयन के साथ जो आपका आयरन ने कॉम्प्लेक्स बनाया है, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं वॉयलेट कलरेशन। हो सकता है इम्पोर्टेंट है ये देखना, इसको मार्क करना, ये इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इन फ्यूचर कभी आपसे ये कॉम्प्लेक्स के बारे में भी सवाल आ जाए, कॉम्प्लेक्स आपसे दोबारा पूछ ले। ठीक है? तो ये कलर पता होना चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए, ये आपसे पूछने के चांसेस हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे मेरे को पढ़ने को मिलती है और अच्छी बात इसने लिखी हुई है, वो बात ये लिखी हुई है कि न्यूट्रल FeCl3 के साथ हर कोई सेम कलर नहीं देता। रिसोर्सिनॉल आपका सेम कलर नहीं देता, ऑर्थो मेटा क्रिसोल आपका सेम कलर नहीं देता। बोल रहे हैं रिसोर्सिनॉल अगर आप लेके चलोगे तो वो तो वॉयलेट कलर देगा, लेकिन अगर ऑर्थो मेटा क्रिसोल लेके चलोगे तो वो कुछ ब्लूइश सा कलरेशन देता है। मतलब थोड़ा शेड बदलता है, सबका ना कलर सेम नहीं आता है। इनफैक्ट अगर कैटेकॉल लेके चलते हो तो वो तो कह रहा है ग्रीन कलर देता है। देखो होता क्या है, कैटेकॉल इज़ दिस थिंग, कैटेकॉल अगर ले रहे हो तो कैटेकॉल इज़ ऐसा करके ऑर्थो पे एक और OH लगा है। तो फिनॉल के ऑर्थो पे OH लगा है, दिस इज़ योर कैटेकॉल। इसको कैटेकॉल बोल सकते हैं। तो कैटेकॉल की रिएक्शन कराओगे तो ग्रीन कलर की रिएक्शन नज़र आएगी। लेकिन वहीं आपसे कह रहा है कि रिसोर्सिनॉल की रिएक्शन कराओगे तो रिसोर्सिनॉल इज़ दिस थिंग, मेटा पे। ठीक है? तो इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये कुछ वॉयलेट सही रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ क्रिसॉल टाइप रिएक्शन कराओगे, क्रिसॉल क्या होता है कि बेंज़ीन के ऊपर OH है और उसपे CH3 भी लगा है। अब CH3 ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा पे लगा है तो मेटा क्रिसॉल, पैरा पे लगा है तो पैरा क्रिसॉल। तो थोड़ा-सा ब्लूइश सा शेड दिखता है, एग्ज़ैक्टली पर्पल ना होके या फिर वॉयलेट ना होके थोड़ा-सा ये ब्लूइश की तरफ आ जाता है। तो शेड थोड़ा-सा बदलता है। इनफैक्ट इसका तो काफ़ी अलग है कैटेकॉल का तो। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है? इनफैक्ट उसने ये भी बोला अल्फा नेफ्थॉल और बीटा नेफ्थॉल डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू दिस टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आज के बाद हमेशा याद रखेंगे। अल्फा नेफ्थॉल इज़ दिस थिंग एंड बीटा नेफ्थॉल इज़ दिस थिंग। अल्फा नेफ्थॉल या बीटा नेफ्थॉल को जब आप सेम टेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो ये FeCl3 वाला टेस्ट नहीं देते। इसके साथ ये कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं देते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं वो कौन है? वो नॉर्मल फिनॉल, ये फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं। आप नेफ्थॉल या नेफ्थॉल के डेरिवेटिव्स को इस तरह का टेस्ट नहीं दिखा सकते हो। ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं, कभी किसी ज़माने में हो सकता है आने वाले टाइम में 1-2 साल में या हो सकता है इसी साल में, यही सब बातें जो-जो मैं आपको कह रहा हूँ, यही सब बातें क्वेश्चन बन-बन के वहाँ पे दिखाई दें आपको। ठीक है? आपको ये हो सकता है वो ये स्टेटमेंट दे कि अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल क्या इसके साथ कलर देता है कि नहीं देता है? कैटेकॉल से ग्रीन कलर दिखता है कि नहीं दिखता है? अगर मैं रिसोर्सिनॉल लेता हूँ तो क्या कलर नज़र आता है? ठीक है? तो ये सब स्टेटमेंट बन के आ सकता है आपको। तो ये सब टिपिकली जो-जो मैं आपसे कह रहा हूँ सबके नोट्स बनाना, इनको पढ़ के जाना, बहुत उम्मीद है मेरे को शायद इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा।
नेक्स्ट इज़ थैलीन डाई टेस्ट और थैलीन डाई टेस्ट मैं फिर से बोलूँ थैलीन डाई टेस्ट बड़ा फ़ेमस टेस्ट है और बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ये आपसे पूछ सकता है, इन फ्यूचर भी आपसे हो सकता है थैलीन डाई टेस्ट के बारे में पूछे। आज से पहले भी पूछा हुआ है, इन फ्यूचर भी पूछ सकता है, ठीक है? तो थैलीन डाई टेस्ट को बड़े स्पेशली मार्क करो। ये फिनॉल का टेस्ट होता है, ठीक है? दिस इज़ टेस्ट फॉर फिनॉल और करता क्या है ये बात मेरी सुनना मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। होता क्या है अगर आप यहाँ पे फिनॉल लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फिनॉल लिया जैसे इसने लिया, इसको आप क्या करो ना इसको आप थैलिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट कराओ। थैलिक एनहाइड्रेट क्या है? थैलिक एनहाइड्रेट कुछ ऐसा-सा दिखता है। दिस इज़ थैलिक एनहाइड्रेट, समथिंग लाइक दिस और ओ यहाँ। अब इस पे जब 2 फिनॉल आके बैठते हैं, जैसे कि मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ, एक फिनॉल रिंग मैं हल्की-सी ऐसे बनाता हूँ रफली, ऐसे ओएच और एक फिनॉल रिंग मैं ऐसे बनाता हूँ। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके और OH यहाँ, ठीक है? और ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन्स होंगे पैरा पोज़ीशन पे, तो शॉर्टकट में दिखाऊँ तो मैं कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ कि ये H2O लॉस हो जाता है और ये H2O लॉस करके फाइनली जो बनता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिनोल्फ़्थलीन। तो फिनोल्फ़्थलीन का स्ट्रक्चर आपको इस बहाने से याद हो जाएगा। आज के बाद पता होना चाहिए, आपको याद होगा 1-2 बारी तो फिनोल्फ़्थलीन का स्ट्रक्चर भी जेईई मेन्स वाले पूछ चुके हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्ट स्ट्रक्चर नहीं पूछा था बस उसने ऐसे ये सब बातें करी थी कि फिनोल्फ़्थलीन का मतलब बेसिक मीडियम में वो उसका कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, एसिडिक मीडियम में कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, फिनोल्फ़्थलीन आपका किस तरह का इंडिकेटर है, ये आपका एसिडिक इंडिकेटर है, वीक एसिडिक इंडिकेटर है या वीक बेसिक इंडिकेटर है, ठीक है? आपका फिनोल्फ़्थलीन का यू कैन से कि अगर बहुत ज़्यादा बेसिक मीडियम कर दो तो उस वक़्त उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ये सब क्वेश्चन्स करे हुए हैं, ये सब क्वेश्चन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स में आपको नज़र आएँगे। देखना अच्छा सुनना मेरी बात ध्यान से। तो हुआ क्या ना, हुआ ऐसा देखो नीचे वाले को तो मैंने डिस्टर्ब किया ही नहीं, वो तो एज़ सच ऐसा ही है, जैसा था, ठीक है? ऐसा बनाया तो। ऊपर वाले को थोड़ा-सा डिस्टर्ब किया है, ऊपर वाले में क्या हुआ, ऊपर वाले में ऐसा हुआ कि 2 बेंज़ीन रिंग जुड़ गई। एक बेंज़ीन रिंग तो यहाँ जुड़ गई OH और एक बेंज़ीन रिंग आपके पास यहाँ जुड़ गई विद हैविंग OH। ठीक है, थोड़ा रफ़ली बना दिया मैंने, ऐसा कुछ बन गया। अगर आप ध्यान से देखो तो उसने यहाँ ये चीज़ बना रखी है, ये मैंने दिखाया आपको, ठीक है? तो यही मैंने बना के दिखाया आपको। तो होता क्या है ना, इसमें अगर आप क्या करोगे, अगर मैं थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा एक्सपेंडेड फ़ॉर्म में या फिर कहो कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हुए मेंशन करूँ और लिख के दिखाऊँ, तो ये कैसा बनेगा सुनना, ये ऐसा बनेगा ऐसे, ऐसे, ऐसा कुछ और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा OH, ठीक है? ये है और यहाँ पे दिखाता हूँ डबल, सिंगल, डबल, सिमिलरली यहाँ डबल, सिंगल, डबल ऐसा, ये मेंशन कर दिया मैंने। इसमें सोचना अगर इसमें क्या करते हैं, अगर इसमें आप NaOH डालते हो, अभी फ़िलहाल तो क्या, ये रिएक्शन तो एसिडिक मीडियम में होती है, तो फिनोल्फ़्थलीन तो बन गया, दिस इज़ फिनोल्फ़्थलीन, ठीक है? तो दिस इज़ फिनोल्फ़्थलीन, ठीक है? अब फिनोल्फ़्थलीन अगर आप बेसिक मीडियम में लेके जाओ, एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस है, तो इसका कलर क्या है? ये तो अभी आपको कलरलेस नज़र आ रहा है, दिस इज़ कलरलेस। लेकिन अगर आप फिनोल्फ़्थलीन को बेसिक मीडियम में लेके जाओगे तो क्या होगा? तो ऐसा होता है मेरी बात ध्यान से सुनना, होता ये है कि आप क्या करना ना इसका ये हाइड्रोजन उड़ा देना। ये हाइड्रोजन उड़ा देना, ये हाइड्रोजन उड़ा देना और यहाँ पे बना देना O माइनस और यहाँ पे बना देना O माइनस और ऐसा करने के बाद फाइनली यहाँ पे रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएँगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएँगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएँगे और ये रेजोनेंस कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? ऐसा कुछ आप कह सकते हो। इनफैक्ट जब आप ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लेके आ रहे हो ना, इस बॉन्ड को भी तोड़ देना, ऐसा कर देना। तो ये जब आपने काम किया तो ऐसा करने पे ये तो हो गया COO माइनस, ठीक है? यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड O। तो ये जो कलर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है पिंक कलर। अगर आपसे कोई पूछे फिनोल्फ़्थलीन का पिंक कलर का क्या कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो मैंने बना के दिखाया, ठीक है? तो एक्चुअली में पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे O माइनस बनाया, यहाँ O माइनस बनाया, फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया और इसको यहाँ से तोड़ दिया। तो यहाँ पे ये जो रेजोनेंस होनी शुरू हुई ना, इस रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आपको कुछ-कुछ कलर नज़र आना शुरू होता है, ठीक है? तो ये जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, उसकी वजह से आपको पिंक कलर नज़र आता है, ठीक है? अब अगर आप एक्सेस में NaOH डालते हो तो क्या होता है? अगर आप एक्सेस में NaOH डालोगे ना तो होगा क्या ना एक OH माइनस आयन आएगा और वो OH माइनस आयन आके ये यहाँ पे अटैक मारता है, इस जगह पे, इस कार्बन पे और ये वापस से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं, वापस से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं, वापस से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये फिर से एरोमेटाइज़ हो जाता है, वापस से एरोमेटिक रिंग मतलब बेंज़ीन रिंग बन जाता है। तो आपको दिख रहा है देखो एक OH यहाँ जुड़ जाता है और ये एरोमेटाइज़ हो गया। अब क्या हुआ, अब ये जो लॉन्ग पैटर्न बन रहा था ना यहाँ पे डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल का पैटर्न बन रहा था। तो यहाँ पे रेजोनेंस जो हो रही होती है ना, वो ज़्यादा OH माइनस होने पे जब ये OH आके यहाँ पे जुड़ जाता है, ये वाला OH, तो वो जो लंबी सी कॉन्जुगेशन थी, वो लंबी सी कॉन्जुगेशन टूट गई।
जिसकी वजह से ये वापस से कैसा हो जाता है, जिसकी वजह से ये वापस से कलरलेस हो जाता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें। शायद ये बात तो आपको बहुत लोगों ने बताई होगी कि एसिडिक मीडियम में फेनोक्सिलिन कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर होता है। लेकिन ये शायद काफ़ी लोगों ने नहीं ज़िक्र करते हैं काफ़ी लोग कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ NaOH लेते हो तो ये पिंक से फिर से कलरलेस हो जाता है। और ये स्ट्रक्चर भी याद रखना, कुछ गारंटी नहीं है, हो सकता है जेईई मेन्स वाले इन फ्यूचर इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पूछ लें या हो सकता है ये स्ट्रक्चर बना के ही आपको दे दें और उसपे टिक लगवा लें। ठीक है? जो कुछ भी यहाँ लिखा है ना, वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब आपके कोर्स में है। ओके, तो अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको क्या दिखता है? आगे आपको ना फिनोफ्थलीन के साथ या फिर बोलो इसको ना थैलीन डाई टेस्ट बोलते हैं। लेकिन ये थैलीन डाई टेस्ट फिनॉल के साथ तो चलो आपने देखा कि फिनॉल के साथ जब रिएक्शन कराया तो कलरलेस चीज़ बन गई, NaOH के साथ कराया तो पिंक कलर आ गया। लेकिन जब आप ऑर्थो क्रिसॉल के साथ ये रिएक्शन कराते हो, क्रिसॉल मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको मेंशन कराया था, क्रिसॉल क्या होता है? क्रिसॉल होता है फिनॉल के ऊपर लगा हुआ है CH3। ठीक है? तो दिस थिंग इज़ नोन एज़ क्या? ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है? तो जब ऑर्थोक्रिसॉल के साथ ये रिएक्शन कराते हो, तो कलर रेड कलर दिखता है। मेटाक्रिसॉल के साथ ब्लूइश पर्पल कलर दिखता है और अगर पैराक्रिसॉल के साथ कराते हो, तो कोई कलर नहीं दिखता। कैटिकॉल के साथ कराते हो, तो ब्लू ट कलर दिखता है, लेकिन वो थोड़ा-सा लंबा समय लेता है। अगर रिसोर्सिनॉल के साथ कराते हो, तो ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंट कलर आपको नज़र आता है। ये जो चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से तो ये चार्ट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में शायद इसमें से भी कुछ ना कुछ कंटेंट वो पूछेगा। आज नहीं पूछेगा तो अगले साल पूछेगा, लेकिन ज़रूर पूछेगा, ये बात मेरी लिख के रख लो, ठीक है? तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये सब इन फ्यूचर वो आपसे पूछ सकता है। तो इसके नोट्स भी बहुत अच्छे से बना लेना, अगर नहीं बनाए हैं, आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, तो उसी के लिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। आपको मैं एक बार डिक्टेट करता जा रहा हूँ, मेरे साथ-साथ लेके चलो, साथ से साथ नोट बनाते चलो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलो, ठीक है? तो थैलीन डाई टेस्ट जब आप नॉर्मल फिनॉल पे करोगे, तो नॉर्मल फिनॉल में एसिडिक मीडियम में कलरलेस, बेसिक मीडियम में पिंक कलर, लेकिन इनकी बात करोगे तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। बाकी अगर इसके नीचे जाओगे तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो उसका प्रोसीजर दे रखा है, ये प्रोसीजर आप खुद से पढ़ लेना, ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, चाहे तो मेरे से ले लेना, चाहे तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके एनसीईआरटी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल सा पीडीएफ है, वहाँ पे मौजूद है। ठीक है? और बाकी कुछ कुछ लोग जगह तो ऐसा भी होता है कि कुछ स्कूल्स में लैब मैनुअल्स दिए जाते हैं, तो उसमें यही सारा कंटेंट होता है। ठीक है? थैलिन डाई टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे ये सारी बातें भी लिखी हुई हैं। ठीक है? तो ये सब एक बार रीड आउट कर लेना। बाकी देखो ये मैंने अभी-अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि सम phenols like 2,4,6 trinitrophenol, 2,4-dinitrophenol which contain electron withdrawing group are strongly acidic and dissolve in sodium bicarbonate also। तो ये पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि जब आप इसमें NO2 जोड़ते चले जाते हो तो NO2 जोड़ते-जोड़ते उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है और एसिडिटी बढ़ने के बाद फिर वो बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करने लगता है। नॉर्मल फिनॉल बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, लेकिन ये देने लगता है। ओके देन नेक्स्ट इज़ क्या? एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है? एल्डिहाइड कीटोन के कौन-कौन से टेस्ट हैं जो आप या तो अपनी थ्योरी में पढ़ के आए या हो सकता है यहाँ पे कुछ नया भी पढ़ो, उसके बारे में बात करते हैं। सुनिएगा, तो नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन की अगर बात करें तो कहता है कीटोन और एल्डिहाइड के पास सी डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, ये बात सही है। यूजुअली कुछ एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, डबल बॉन्ड पे कोई चीज़ आके जुड़ जाती हैं, ठीक है? ऑक्सीडेशन ऑफ देखिए ये सारी बातें तो सही है, ये तो आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आई हैं, ठीक है ना? ये इमीन डेरिवेटिव बना के दिखा रखा है, इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं इमीन। ठीक है? तो ये तो मेरे को लगता है बेसिक आप थियरी में पढ़ के ही आए हो, तो इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो मेन बात होगी ना, कहीं पे कोई टेस्ट होगा, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। जैसे फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए देखो, ये दिखा रखा है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राज़ीन। तो हाइड्राज़ीन क्या होता है? हाइड्राज़ीन इज़ एक्चुअली NH2 दिस इज़ हाइड्राज़ीन। तो इस हाइड्राज़ीन पे पहले तो फ़िनाइल लगा रखा है मतलब बेंज़ीन लगा रखा है। बेंज़ीन पे भी 2nd और 4th पोज़ीशन पे आपका क्या दिखा रखा है? NO2 दिखा रखा है। तो इसको बोलते हैं 2,4-DNP या 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राज़ीन। तो जब आप 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राज़ीन की रिएक्शन कराते हो, तो ऐसे में ये H2O लॉस कर देता है। ये H2 लॉस हो जाता है। H2 लॉस करके C डबल बॉन्ड N और NH फिर उसके बाद सेम चीज़ आके यहाँ पे जुड़ जाती है। ठीक है? तो इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राज़ोन। दिस इज़ हाइड्राज़ीन, दिस इज़ हाइड्राज़ोन। और जब ये चीज़ होती है, जब ये बनता है, तो टिपिकली आपको यहाँ पे येलो कलर के प्रेसिपिटेट नज़र आते हैं। यू ऑब्ज़र्व्ड येलो पीपीटी ओवर हियर। तो आप ऐसा कह सकते हो कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप को अगर आपको टेस्ट करना है, तो उस फंक्शनल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए आपने करने की कोशिश किया 2,4 डीएनपी टेस्ट। तो अगर 2,4 डीएनपी टेस्ट करने पे अगर आपके पास येलो प्रेसिपिटेट आते हैं, येलो पीपीटी आते हैं, तो येलो पीपीटी आने का मतलब है कि वो या तो कोई कीटोन है या फिर कोई एल्डिहाइड है। ये बोला मैंने। ठीक है? अब कीटोन है या एल्डिहाइड है,
इसको अगर आपको चेक करना है तो क्या करूँ? इन दोनों को अगर आपको चेक करना है तो इन दोनों को चेक करने के लिए आप करा सकते हो यहाँ पे कौन-सा टेस्ट? आप फेलिंग्स टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट की तरफ को जा सकते हो। ठीक है? तो मान लो आपने इसमें टॉलरेंस टेस्ट कराने की कोशिश करी। ठीक है? यहाँ पे आपने कराया टॉलरेंस टेस्ट। तो अगर टॉलरेंस टेस्ट पॉज़िटिव आता है मतलब आपको अगर यहाँ पे सिल्वर मिरर दिखता है, सिल्वर मिरर अगर आपको दिखता है, तो इसका मतलब है क्या? दिस रिप्रेज़ेंट कि आपके पास एल्डिहाइड प्रेज़ेंट है और सिल्वर मिरर अगर नहीं दिखता है, तो कीटोन प्रेज़ेंट है। अगर 2,4-DNP टेस्ट आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक प्रेज़ेंट था। अब सिल्वर मिरर टेस्ट करा के देख लिया, तो आपको पता लग गया अगर सिल्वर मिरर टेस्ट आ रहा है, तो एल्डिहाइड है और अगर नहीं आ रहा है, तो कीटोन प्रेज़ेंट है। अच्छा, बाकी दूसरी बात और डीप में घुसोगे, तो और बात कही जा सकती है। क्या बात कही जा सकती है सुनना, एक ये बात भी कही जा सकती है कि अगर आप फाइनली इसमें क्या कराते हो फाइनली आप इसमें अगर मान लो आगे चल के आप इसमें फेलिंग्स टेस्ट कराते हो, तो फेलिंग्स टेस्ट किस चीज़ को सुनिश्चित करता है? फेलिंग्स टेस्ट करने पे या बेनेडिक्ट या फेलिंग्स बेनेडिक्ट या फेलिंग्स टेस्ट जब आप इसका कराते हो, तो आपको ये पता लगता है एल्डिहाइड भी कैसा एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि फेलिंग्स टेस्ट जब कराते हो ना, अगर फेलिंग्स टेस्ट पॉज़िटिव आता है, फेलिंग्स टेस्ट पॉज़िटिव का मतलब होता है कुछ रेड पीपीटी बनते हैं। डार्क रेड से पीपीटी बनते हैं। तो ये जो रेड पीपीटी अगर आपके पास आ रहे हैं, तो दिस शोज़ क्या? दिस शोज़ कि आपके पास कोई एलिफैटिक एल्डिहाइड है। यू हैव एलिफैटिक एल्डिहाइड, ठीक है? एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, मतलब बेंज़ीन वाला एल्डिहाइड नहीं है, बेंज़ल्डिहाइड टाइप चीज़ नहीं है। अगर बेंज़ल्डिहाइड टाइप चीज़ होता तो फेलिंग्स के साथ टेस्ट ही नहीं देता। तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचे सोचो, फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन कर रहे थे। 2,4-DNP टेस्ट अगर आ गया, येलो पीपीटी अगर आ गए, तो कीटोन या एल्डिहाइड में से कोई एक चीज़ मौजूद थी। अब आपको ये भी चेक करना था कि इन दोनों में से कौन मौजूद है। तो इन दोनों में से कौन मौजूद है? टॉलरेंस करके देखा, टॉलरेंस अगर पॉज़िटिव आया तो एल्डिहाइड मौजूद है, टॉलरेंस नेगेटिव आया तो कीटोन मौजूद है। फिर उसके बाद फाइनली आपके पास अगर एल्डिहाइड मौजूद था, अब हमें ये भी चेक करना है कि एल्डिहाइड आपके पास बेंज़ीन वाला एल्डिहाइड मतलब बेंज़ल्डिहाइड है या फिर नॉन बेंज़ीन वाला एल्डिहाइड है, तो उसके लिए फेलिंग्स करके देख लिया। फेलिंग्स करके देख लो या एक और चीज़ पढ़ते हैं बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं। अगर आपने फेलिंग्स या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज़ किया, तो ऐसा करने पे अगर रेड पीपीटी आ रहा है, तो वो एलिफैटिक एल्डिहाइड को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। अगर रेड पीपीटी नहीं आ रहा है और लेकिन सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा था, तो इसका मतलब कि ये क्या रिप्रेज़ेंट करता है? ये आपका बेंज़ल्डिहाइड को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो अगर इसी डिस्कशन में आगे जाओगे तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी। ये सब कहानी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी कि टॉलरेंस टेस्ट देता है, फेलिंग्स टेस्ट देता है, बेनेडिक्ट टेस्ट देता है। ये तीनों टेस्ट आपके कीटोन एल्डिहाइड को फर्दर रिप्रेज़ेंट करते हैं कि कीटोन प्रेज़ेंट है या एल्डिहाइड प्रेज़ेंट है। बाकी मैंने डिटेलिंग आपको अभी-अभी बताई थी कि अगर आपके पास कीटोन एल्डिहाइड को टेस्ट करना है और सिल्वर मिरर टेस्ट करा के देख लो, दैट इज़ टॉलरेंस टेस्ट करा के देख लो। बाकी अगर आपका फेलिंग्स टेस्ट करोगे तो फेलिंग्स टेस्ट आपका एल्डिहाइड देंगे और उसमें भी एल्डिहाइड में भी नॉन एरोमेटिक वाले कह सकते हो, मतलब बेंज़ल्डिहाइड छोड़ के बाकी सब आपके जो नॉन बेंज़ीन वाले हैं, वो सब फेलिंग्स के साथ रिएक्ट करेंगे। ये सब आप कह सकते हो। फाइनली इस बात पे आता हूँ, यहाँ पे सुनना 1-2 बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो लैब में जब हम फेलिंग्स सॉल्यूशन बनाते हैं तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं। आप लैब में जब घुसोगे ना तो हो सकता है किसी-किसी लैब में आपने वर्क किया भी हो तो आपको पता हो, बड़े-बड़े से 2 बीकर टीचर रख देते हैं जनरली। एक बीकर पे लेबलिंग कर देते हैं, बड़ा-बड़ा सा लिख दे फेलिंग सॉल्यूशन ए, दूसरे पे लिख देंगे फेलिंग सॉल्यूशन बी। आपको उन दोनों को मिक्स करके पहले फेलिंग सॉल्यूशन बनाना पड़ता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फिर ये सब टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो एट लीस्ट सारी कहानी आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन कम से कम ये बात पता होनी चाहिए कि फिलिंग सॉल्यूशन ए होता क्या है? तो फिलिंग सॉल्यूशन ए इज़ नथिंग बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है? इसके ऊपर एक बार सवाल आया हुआ है, आगे आने वाले समय में भी ये सवाल आ सकता है। फिलिंग सॉल्यूशन बी की अगर बात करें तो फिलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली रॉशेल सॉल्ट रॉशेल सॉल्ट। रॉशेल सॉल्ट इज़ नथिंग बट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है? टार्ट्रिक एसिड क्या होता है मैं आपको बना के दिखा दूँ। टार्ट्रिक एसिड ऐसा होता है, आप कह सकते हो COOH और फिर उसके बाद आपके पास 2 OH मौजूद हैं, 1 H मौजूद है, एक यहाँ और एक COH। तो ये है टार्ट्रिक एसिड। इस टार्ट्रिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन्स को हटा के अगर मैं एक तरफ इसके सोडियम, एक तरफ इसके पोटेशियम जोड़ दूँ, मतलब ऐसा कुछ कर दूँ, ध्यान से मेरी बात समझना, एक तरफ सोडियम जोड़ दूँ, एक तरफ पोटेशियम जोड़ दूँ, तो ये बन जाएगा क्या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसी को रॉशेल सॉल्ट बोलता है ये। ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये सब कहानी पूछ सकता है क्योंकि एक बार मेरे को याद है शायद जेईई एडवांस में या जेईई मेन्स में
एग्ज़ैक्टली मेरे को याद नहीं मेंस में या जे जेईई एडवांस में किसमें पूछा था, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स करते वक़्त आपको ये क्वेश्चन नज़र आता है। बोलता है कि जो कॉपर 2+ आयन है वो फेलिंग सॉल्यूशन में किस तरीके से जकड़ा हुआ है, किस तरह से बना हुआ है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो एक्चुअली में जब आप देखोगे ना तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जब कॉपर 2+ आयन के साथ रिएक्ट करता है या फिर उसका कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये कॉपर 2+ आयन है जो कि फेलिंग सॉल्यूशन ए से आए और फेलिंग सॉल्यूशन बी से टार्ट्रिक एसिड आया। तो टार्ट्रिक एसिड देखो ये रहा। ये फ्रेगमेंट टार्ट्रिक एसिड है। COH मैंने बोला था, कार्बन पे एक H, एक OH, फिर एक H, एक OH और एक COH। तो ये देखो एक फ्रेगमेंट ने यहाँ पे कॉपर के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। ऐसे दूसरे फ्रेगमेंट ने कॉपर के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। ऐसे 2 फ्रेगमेंट ऑफ टार्ट्रिक एसिड आपके यूज़ हुए हुए हैं, एक इधर से, एक इधर से। लेकिन क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन जेईई के अंदर ये आया था कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ठीक है? जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स बना है। तो कॉपर के साथ साइमल्टेनियसली एक बार में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है? ये आपका आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स में। और सिमिलरली मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की भी बात करी। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी सेम बिहेव करता है जैसे आपका फेलिंग सॉल्यूशन बिहेव करता है। काम भी सेम, थोड़ा-सा इसका कहो तो रिएजेंट भी सेम, कॉपर सल्फेट तो इसके अंदर भी होगा। बस थोड़ा-सा ये है कि ये अगर इसकी बात करें ना, तो इसको हैंडल करना थोड़ा-सा ज़्यादा आसान है। देखो कह रहा है, "बेनेडिक्ट मॉडिफाइड द ओरिजिनल फेलिंग सॉल्यूशन बाय यूजिंग अ सिंगल सॉल्यूशन व्हिच इज़ मोर कन्वीनिएंट फॉर द टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज़ मोर स्टेबल देन फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन से ज़्यादा स्टेबल है, उसको लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। जबकि फेलिंग सॉल्यूशन को तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपको वहीं बनाना पड़ता है। रखा-रखा धीरे-धीरे कंटामिनेट होता जाता है या खराब हो जाता है। तो इसलिए बेंडिक सॉल्यूशन यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं। अच्छा बेंडिक सॉल्यूशन की अच्छी बात ये भी है जैसे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट था, ठीक है? तो अच्छा अच्छी बात क्या है मतलब आपको याद होना चाहिए, इसके अंदर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोचेल सॉल्ट था, यहाँ पे सोडियम सिट्रेट है, यहाँ पे सिट्रिक एसिड का सॉल्ट है। सिट्रिक एसिड भी अगर आपको नहीं पता तो एक्स्ट्रा में बना के दिखाया तो मैं, सुनना। सिट्रिक एसिड ऐसा होता है जैसे कि आपके पास सिट्रिक एसिड का इन फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक एसिड का इन फैक्टर 3 होता है, मतलब इसके पास क्या 3 COOH ग्रुप होते हैं। तो ऐसा बनाओ देखो, एक कार्बन यहाँ दिखाओ ऐसा करके एक तो यहाँ पे COH लगा देना, ऐसे लिखा देना। एक इसके यहाँ COH दिखा देना और एक ऐसा करके यहाँ COH दिखा देना और फाइनली इस बीच वाले पे क्या OH लिख देना। ठीक है? तो ये जो मैंने बनाया ये सिट्रिक एसिड बनाया है। इस सिट्रिक एसिड एन फैक्टर लिख दूँ, इसका एन फैक्टर 3 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। आज के बाद याद रखना, कभी-कभी एन फैक्टर वाले क्वेश्चन्स में फँस जाता है। ठीक है? तो सिट्रिक एसिड का एन फैक्टर 3 होता है। सिट्रिक एसिड को अगर आप सोडियम सिट्रेट ले लेते हो, यहाँ पे इसको COH को सोडियम, सोडियम, सोडियम से रिप्लेस कर दूँ, तो ये बन जाता है। हैं? डॉट 11H2O। तो फाइनली ये जो बनता है दिस इज़ योर सोडियम सिट्रेट और सोडियम सिट्रेट को यूज़ करके कॉपर सल्फेट को यूज़ करके आपका बेंडिक सॉल्यूशन बनता है। काम इसका भी सेम है। अच्छा, इसने देखो नीचे आपको टॉलेंस की भी डिटेलिंग दे रखी है। अच्छा, फैलेंस की भी डिटेलिंग दे रखी है। बहुत बढ़िया बात है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन थोड़ा-सा नहीं आती हो तो इसे रट लेना, इसे याद कर लेना। ऑब्जर्वेशन देख लेना इसकी क्या है, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि फेलिंग सॉल्यूशन जब मतलब टॉलेंस जब रिएक्ट करता है तो टॉलेंस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, AgNH3 होल ट्वाइस है। ये टॉलेंस आपको पता होना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो। ठीक है? फाइनली ये जो आपका सिल्वर बनता है इसको ही सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट की अगर बात करूँ तो करते क्या हैं ऐसे वाटर बाथ लेते हैं। उस वाटर बाथ के ऊपर करते क्या हैं, आप अपना टेस्ट ट्यूब लेते हो। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या-क्या डाला हुआ है, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला हुआ है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने टॉलेंस रिएजेंट डाला हुआ है, ठीक है? और इतना ही डाल लो बस टॉलेंस रिएजेंट और ये डाल के और बेसिक मीडियम तो खैर पहले से ही होता है इसके अंदर और इसको आप हीट कर दो यहाँ से। इनडायरेक्ट हीट करते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? अगर इसके अंदर एल्डिहाइड मौजूद होगा, तो आफ्टर दिस रिएक्शन आप जब टेस्ट ट्यूब को देखोगे, तो टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल के ऊपर कुछ सिल्वर-सिल्वर कप कलर का ऐसे पूरा सिल्वर की परत चढ़ जाती है, सिल्वर की लेयर बन जाती है अंदर इनर वॉल पे, ठीक है? और बहुत सुंदर सा टेस्ट दिखता है, ऐसे चमकीला-सा सिल्वर बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली हीट कर दोगे ना यहाँ पे, ये वाटर बाथ नहीं लगा हो, तो ये सिल्वर जल भी जाता है, काला-काला हो जाता है, फिर आपको ऑब्ज़र्व नहीं होता, वो चमकता हुआ सा सिल्वर नज़र नहीं आता। इस वजह से इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं। अच्छा तो फाइनली आपके पास यहाँ पे सिल्वर बन जाता है, Ag बन जाता है। अगर ये रिएक्शन हो रही है तो सिल्वर दिखेगा और सिल्वर दिखेगा तो ये क्या है, ये टेस्ट फॉर एल्डिहाइड है। आपको पता लगता है आपके पास एल्डिहाइड मौजूद है। बाकी एक छोटी-सी लाइन यहाँ पे लास्ट में आपको शिफ्स रिएजेंट या शिफ्स टेस्ट के बारे में भी दे रखा है। शिफ्स रिएजेंट एक्चुअली में इमीन सॉल्ट होते हैं या फिर कहो इमीन होता है। ठीक है? तो इमीन अगर आपका रिएक्ट करता है, इमीन्स कॉम्प्लेक्सेस को, इमीन बेसेस को अगर आप रिएक्ट कराते हो, तो एल्डिहाइड के साथ इमीन आपका पिंक कलर देता है, कीटोन के साथ नहीं देता है।
नॉर्मली छोटे कीटोन्स शायद फिर भी दे दें, एसीटोन फिर भी थोड़ा बहुत दे देता है, स्लो देता है, एसीटोन फिर भी दे देता है, लेकिन बड़े कीटोन्स तो बिल्कुल भी शिफ्ट टेस्ट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल के लिए आप मेरे को कहो तो एसीटोन भी छोड़ दो, आप सिर्फ इतना याद रखो कि एल्डिहाइड है तो शिफ्ट्स रिएजेंट के साथ पिंक कलर देगा, ठीक है? और कीटोन्स इसको रिप्रेज़ेंट नहीं करेंगे। टिपिकली इसमें भी लिखा है नहीं करेंगे तो आप भी मत कराओ, ठीक है? वैसे तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा-सा हीटिंग करोगे तो जो सबसे छोटा मेंबर क्या कीटोन है वो थोड़ा बहुत फिर भी थोड़ा बहुत रिएक्शन दे देता है। फिलहाल ये कह रहा है नहीं देता है तो आप इसी बात पे स्टिक रहो, नहीं देता है। ओके देन द नेक्स्ट टेस्ट इज़ फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का अगर आपको टेस्ट करना है तो एक टेस्ट तो जैसे अभी फिनॉल में बताया था। क्या बताया था? कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा आप बाइकार्बोनेट से टेस्ट करोगे तो ऐसा करने पे एसिड प्लस बेस विल सॉल्ट, वाटर एंड CO2 बनेगा और ये जो CO2 बनता है ये उड़ता है। मतलब टेस्ट ट्यूब में से आपका बबल्स के रूप में निकल के आता है जिसको बोलते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो अगर ये रिएक्शन कराने पे ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ रहा है तो ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, ये एक टेस्ट होता है जिससे आपको पता लगता है कि एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। बाकी आप इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कर सकते हो, कन्फर्मेटरी टेस्ट ये भी बड़ा फेमस है, आपको पहले से पता होगा ये तो, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब कभी किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऐसा करने पे एस्टर बनता है और एस्टर जब भी बनता है तो आपको फ्रूटी स्मेल, स्वीट स्मेल आपको ऑब्ज़र्व होती है। ठीक है, कहीं लिखा होगा शायद एस्टर फॉर्मेशन वाली बात क्या लिखी है यहाँ कहीं? अच्छा, मेरे को अभी तो पढ़ने में नहीं दिख रही है, बट फिर भी जब भी कभी एस्टर बनेगा ना हाँ, ये लिखा हुआ देखो। जब भी कभी एस्टर बनेगा तो स्वीट स्मेल आपको दिखाई देगी, मतलब महसूस होगी। ठीक है? तो स्वीट स्मेल, फ्रूटी स्मेल अगर आपको दिखती है, तो एस्टर फॉर्मेशन को रिप्रेज़ेंट करता है। नेक्स्ट सिमिलरली टेस्ट फॉर अमीनो ग्रुप का अगर टेस्ट करना है आपको, अमीन्स का टेस्ट करना है, तो आप ये सब टेस्ट कर सकते हो। जैसे इसने बोला है कि एलिफैटिक एरोमेटिक अमीन्स की टेस्ट करोगे, तो आप कार्बामेलेमिन टेस्ट करके दिखा सकते हो। कार्बामेलेमिन टेस्ट क्या है? कार्बामेलेमिन टेस्ट कार्बामेलेमिन बोलते हैं किसको? आइसोनाइट्राइल को कार्बामेलेमिन बोलते हैं। ठीक है? तो ये टेस्ट बड़ा सिंपल सा है। सोचो, करते क्या हैं, आपने RNH2 लिया, मतलब अमीन लिया, 1 डिग्री अमीन। ये टिपिकली 1 डिग्री अमीन का टेस्ट है, प्राइमरी अमीन का टेस्ट है। ठीक है ना? चाहे एरोमेटिक हो, चाहे नॉन एरोमेटिक हो, दोनों तरह के प्राइमरी अमीन आपका कार्बामेलेमिन टेस्ट देते हैं। तो आपने 1 डिग्री अमीन लिया, उसपे क्लोरोफॉर्म और KOH डाला। एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करूँ तो आपको बताऊँ, याद करो, क्लोरोफॉर्म, KOH आपने और कहाँ यूज़ किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएजेंट और कहाँ दिखता है? फिनॉल वाले चैप्टर में याद करो, आपको जब रेमर-टिमन रिएक्शन दिखती है, तो आप ये रिएजेंट या यूज़ करते हो। तो ये बस मैं रिएजेंट रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो आपको ये रिएजेंट रटा हुआ होना चाहिए। अगर ये रिएजेंट 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बामेलेमिन टेस्ट देगा और अगर ये फिनॉल से रिएक्ट कर रहा होता, तो आपका ये रेमर-टिमन रिएक्शन दे रहा होता। तो फिलहाल कार्बामेलेमिन बन जाता है। कार्बामेलेमिन एक तरह से नाम है किसका? आइसोनाइट्राइल का ही। तो आइसोनाइट्राइल बन जाता है। यहाँ से बन जाता है RN ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे, ये बन जाता है। आइसोनाइट्राइल, साइड प्रोडक्ट में KCl और H2O। तो होता क्या है, ये टेस्ट की तरह कैसे बिहेव करता है, इसको बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, फाउल स्मेल कह सकते हो। बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। वो जो गंदी सी स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक सी स्मेल है, उस स्मेल की वज़ह से आपको पता लग जाता है कि कार्बामेलेमिन बन गया। ठीक है? लेकिन ये टेस्ट क्या है ना, ये टेस्ट बाकायदा मैं कहूँ तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो गवर्नमेंट की तरफ से ही, मतलब या फिर कहो कि यूनिवर्सिटी के रूल्स की तरफ से ये बैन है। कि आप कार्बामेलेमिन वाले रिएक्शंस ना कराएँ। क्यों ना कराएँ? क्योंकि बड़ा हैज़ार्डस सा है, ठीक है? अगर आप देखोगे ना, देखो यहाँ पे लिखा भी है कहीं, कार्बामेलेमिन इज़ सो फॉर्म्ड इज़ हाइली टॉक्सिक। ये बड़ा टॉक्सिक होता है। इनफैक्ट अगर आपने बना भी लिया, लैब में कभी टेस्टिंग कर भी ली ना, तो बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंडेड होता है कि ऐसे नहीं कि उठा के उसे डस्टबिन में फेंक दिया। उसको बाकायदा डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय करने के बाद लैब में फेंकते हैं, ठीक है? बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जो थोड़ा पढ़ा-लिखा टीचर होगा बड़ा स्ट्रिक्ट होता है इन छोटी-छोटी चीज़ों पे और वो आपको टोकेगा, ऐसे ही मत फेंक देना, इसको पहले डिस्ट्रॉय करो। डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो ये सारी कहानी लिखी हुई है। कह रहा है उसको थोड़ा-सा कूल करें, उसमें एक्सेस ऑफ HCl डाल दें, ऐसा करने पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद उसको डिकम्पोज़ करें। डायरेक्टली उसको सिंक में ना बहाएँ, डायरेक्टली उसको डस्टबिन में ना फेंकें। ठीक है ना? तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हो सकता है कभी क्वेश्चन बन के आपको स्टेटमेंट के रूप में आ जाए। आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट टेस्ट इज़ फॉर एज़ोडाइ टेस्ट। एज़ोडाइ टेस्ट क्या है? आपने ये तो पढ़ा ही ना, डायज़ोनियम सॉल्ट बन जाता है। अगर आपने क्या यूज़ किया, अगर आपने कोई एनिलीन यूज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल, उस पे अगर आपने NaNO2HCl डाला, तो ऐसा करने पे बेंज़ीन के ऊपर N2+Cl- आयन बन जाता है, जिसको बोलते हैं बेंज़ीन डायज़ोनियम सॉल्ट। बेंज़ीन डायज़ोनियम क्लोराइड कह सकते हो, यू कैन से। अगर इसकी रिएक्शन आपने किससे? बीटा नेप्थॉल से कराई, इसको 2 नेप्थॉल या बीटा नेप्थॉल बोलते हैं। तो बीटा नेप्थॉल का ये जो ऑर्थो वाला सेंटर है, दिस सेंटर इज़ एक्चुअली एक्टिवेटेड सेंटर। इस सेंटर पे आके आपका ये जो आपका डायज़ोनियम सॉल्ट था ना, वो इस सेंटर पे आके इलेक्ट्रोफाइल की तरह जुड़ जाता है।
ये सिंपल सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस आपने पढ़े होंगे ना मैथमेटिक्स में, उसी तरह का रिएक्शन है कि इलेक्ट्रोफाइल आके ऑर्थो पैरा पे आके बैठ जाएगा। तो ऑर्थो पैरा पे इस ओएच का ये वाला पैरा तो ब्लॉक है, बचा ये ऑर्थो पोज़ीशन या फिर ये वाला ऑर्थो पोज़ीशन, इन दोनों में से ज़्यादा एक्टिवेटेड ये वाला पोज़ीशन होता है। तो आके आपका जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल आके इस वाले ऑर्थो पोज़ीशन पे आके जुड़ जाता है। और जब ये जुड़ता है तो आपको काफ़ी ठीक-ठाक सा इंटेंसिटी के साथ रेड कलर नज़र आता है। इसको रेड डाई भी बोलते हैं। दिस इज़ रेड डाई। ठीक है, तो रेड डाई अगर बन रहा है तो ऐसे में दिस शोज़ द प्रेजेंस ऑफ यू कैन से एज़ो डाई। ठीक है? इसी तरह की पैरेलल रिएक्शन और आपने पढ़ी होंगी, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कभी फिनॉल है, उस पे अगर आपने डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करा दिया, ठीक है? तो फिनॉल पे अगर डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराओगे, तो ऐसा करने से फिनॉल के पैरा पोज़ीशन पे ये चीज़ जुड़ जाएगी। लेकिन कलर थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। जब फिनॉल के पैरा पोज़ीशन पे आपका ये चीज़ जाके जुड़ती है, तो ये ऑरेंज कलर की डाई बनाती है। इनफैक्ट एक्स्ट्रा में एक और रिएक्शन बताऊँ, तो जब आपके पास कभी सेम तरह के रिएक्शन आप एनिलीन से कराते हो, आपके पास NH2 है और एज़ो डाई की रिएक्शन कराई, तो एज़ो डाई आके इसके भी पैरा पे आके बैठ जाता है। और जब इसके पैरा पे आके एज़ो डाई बैठता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये आपका येलो कलर का बनता है, तो इसको येलो डाई बोलते हैं। ठीक है? तो इन डाइज़ के कलर आपको पता होना चाहिए, ऑरेंज डाई हो गया, ठीक है? आपके पास रेड डाई हो गया, येलो डाई हो गया, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी सवाल आया हुआ है जेईई मेंस के अंदर। तो बस अगर अमीन्स तक की ही बात करूँ मैं फंक्शनल ग्रुप्स की, तो अमीन्स तक के फंक्शनल ग्रुप्स तो आपके यहीं पे कवर अप हो जाते हैं। यहाँ पे बस प्रोसीजर दे रखा है एंडिंग में। कुछ-कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं, उन सब क्वेश्चंस को पढ़ना, देखना, जो आपको ना आते हों, हो सकता आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में डिस्कस करना, कभी समय मिलेगा आपके साथ हम ऑनलाइन सेशन भी लेंगे, अगर समय मिला तो। ठीक है? फिर आप इस ये सब मेरे से डिस्कस कर लेना। बट एक बार पढ़ना और कुछ-कुछ क्वेश्चंस ढूँढने की कोशिश करो और इस लैब मैनुअल में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सब कवर अप कर डालो। ठीक है? तो यहाँ तक तो आपके फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट है। आगे शुरू हो जाते हैं आपके टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट के, फैट के या प्रोटीन के जो टेस्ट है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं। ठीक है? ओके, सो आई होप आई हेल्प्ड यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कैम शिक्षा। थैंक यू।